बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। EFI ट्रेनिंग कोर्स की क्लास नंबर 6 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है और आप देख रहे हैं एलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम IAT सेंसर के बारे में मुकम्मल तफसील पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि IAT सेंसर दिखने में कैसा होता है। तो यहाँ पे एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि IAT सेंसर किस तरह दिखता है। यहाँ पे अगर अब हम बात कर लें IAT सेंसर की लोकेशन की, तो अगर नीचे पढ़ें, IAT सेंसर इज़ मोस्टली लोकेटेड बिटवीन द एयर फिल्टर बॉक्स एंड थ्रॉटल बॉडी, मोस्टली नियर द एयर फिल्टर बॉक्स। IAT सेंसर ज़्यादातर एयर फिल्टर बॉक्स और थ्रॉटल बॉडी के दरमियान में लगा होता है। बाज़ दफ़ा IAT सेंसर एयर फिल्टर बॉक्स से ऊपर ही लगा होता है। चलें अब चलते हैं हम वर्कशॉप पर, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली IAT सेंसर की लोकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सुजुकी आल्टो खड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है एयर फिल्टर बॉक्स। एयर फिल्टर बॉक्स के फौरी बाद पे लगा होता है, यहाँ पे IAT सेंसर होता है। अगर मैं यहाँ पे इस पे फोकस करूँ तो अब आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि IAT सेंसर कहाँ पे लगा होता है। अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इसे बड़ी आसानी से बाहर भी निकाला जा सकता है। देखें IAT सेंसर कुछ इस तरह नज़र आता है। अब मैं IAT सेंसर को वापस डाल रहा हूँ और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एयर फिल्टर बॉक्स है, इसके आगे ये यहाँ से हवा दाखिल होती है एयर फिल्टर बॉक्स में और हवा फिल्टर होकर फिर आगे जाती है IAT सेंसर की तरफ, जहाँ पे इसका दर्जा हरारत IAT सेंसर मैयर करता है। अगर आप IAT सेंसर का कनेक्टर उतारना चाहते हैं तो IAT सेंसर पर लगे इस लॉक को अच्छी तरह प्रेस करें और इसे आराम से बाहर की तरफ खींचें। तो इस तरह आप IAT सेंसर का कनेक्टर भी उतार सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें IAT सेंसर के फंक्शन की, तो फंक्शन किसी भी अगर हम चीज़ को ले लें तो फंक्शन कहते हैं कि उस चीज़ को किस मकसद के लिए लगाया गया है, उस चीज़ को लगाने का मकसद क्या है। तो नीचे अगर हम पढ़ें तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इज़ यूज्ड टू मेजर एयर टेम्परेचर एंटरिंग द इंजन थ्रू द एयर फिल्टर बॉक्स। IAT सेंसर का फंक्शन है कि जो हवा एयर फिल्टर बॉक्स के ज़रिए से इंजन में दाखिल हो रही है, सिर्फ इसका दर्जा हरारत माप कर फिर इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और इसे ECU को फ्राहम करना। इसके अलावा IAT सेंसर का कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हवा का दर्जा हरारत मापना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हवा क्यों ज़रूरी है। देखिए, हवा में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है जो जलने के अमल में मदद देती है। ज़मीन में पूरी ज़मीन पर अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो कहीं भी आग नहीं लग सकती। ऑक्सीजन गैस ही की मदद से हम सांस भी लेते हैं। तो अब सवाल ये, जहाँ पे हमने ये सवाल था, अगर हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि हवा का क्यों मापना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, हम पीछे EFI सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि गर्म हवा, नीचे लिखा भी हो, आप पढ़ सकते हैं, कम पेट्रोल इस्तेमाल करती है बनिस्बत ठंडी हवा के। तो इसीलिए जैसे ही गाड़ी एक गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ या फिर ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ मूव करती है, गाड़ी हरकत करती है, तो ECU को हवा का दर्जा हरारत पता चलता रहता है। तो वो क्या करता है, उस दर्जा हरारत के मुताबिक एयर फ्यूल रेशो का जो मिक्सचर वो तैयार कर रहा होता है, उसमें वो कमी बेशी करता है। नतीजतन इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो फ्यूल इकॉनमी बेहतर होती है और इससे इंजन परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। अब अगर हम बात कर लें IAT सेंसर की वायरिंग की, तो गाड़ी में जितने भी टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं उनकी ज़्यादातर 2 वायर्स ही होती हैं और वो 5 वोल्ट पर ही काम करते हैं। तो अगर हम मखसूस IAT सेंसर की बात कर लें तो नीचे लिखा हुआ है IAT सेंसर मोस्टली वर्क्स ऑन 5 वोल्ट्स, इट हैज़ 2 वायर्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम ECU। तो IAT सेंसर की 2 तारें होती हैं और दोनों ही गाड़ी के ECU से आती हैं। अब IAT एक वायर के ज़रिए से ECU क्या करता है, IAT सेंसर को 5 वोल्ट मुहैया करता है और IAT सेंसर हवा के दर्जा हरारत के मुताबिक आउटपुट सिग्नल ECU को फ्राहम करता है। जितनी भी गाड़ियों में IAT सेंसर लगा हुआ है वो 2 वायर्स पे ही है, उनकी 2 तारें ही हैं और वो 5 वोल्ट पर ही काम करता है। अब अगर हम आ जाएं आगे वर्किंग की तरफ, तो IAT सेंसर किस तरह काम करता है। तो देखें, IAT सेंसर has a variable thermistor which changes its resistance according to air temperature। IAT सेंसर के अंदर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा होता है
जो दर्जा हरारत के साथ जिस तरह हवा का दर्जा हरारत तब्दील होता है वो अपनी रेजिस्टेंस तब्दील करता है, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज जो है जो ECU को वापस जा रहे होते हैं वो तब्दील होते हैं। तो नतीजा तक ECU खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, माप लेता है कि हवा का दर्जा हरारत कितना है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस के बारे में अगर तो आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे एक मुकम्मल बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट पे एक कोर्स लॉन्च करूँगा इसी चैनल पे, जिसमें हम मुकम्मल कवर करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्ट क्या होते हैं, उसके बाद करंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। उसमें फिर आगे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आगे चल के मैं उस कोर्स के बारे में मज़ीद भी थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे बस मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि ऐसी चीज़ जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे रेजिस्टेंस कहलाती है। नीचे लिखा हुआ हाउटर द एयर द आउटपुट लोअर द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जितनी ज़्यादा हवा गर्म होगी तो आउटपुट वोल्टेज उतने ही कम होंगे। अब चलते हैं हम आगे, सिम्टम्स ऑफ बैड IAT सेंसर। अब ये पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ बैड IAT सेंसर से मुराद ये है कि जब IAT सेंसर ख़राब हो जाता है तो गाड़ी पे क्या असरात नमूदार होते हैं या फिर गाड़ी क्या मसाइल करती है। तो यहाँ पे नीचे 6 लिखी हुई हैं, तो लाजमी नहीं है कि ये 6 की 6 जब IAT सेंसर ख़राब हो तो इकट्ठी की इकट्ठी ज़ाहिर हो जाए, और मुमकिन है कि इनमें से कोई एक ज़ाहिर हो जाए, कोई दो हो जाए। तो जो सबसे पहली है वो है चेक इंजन लाइट। तो देखें गाड़ी में जो ECU के साथ जितनी भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, किसी किस्म का सेंसर हो जाता है या किसी किस्म का भी इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर होता है, तो अगर उसमें कोई भी मसला आ जाए तो चेक इंजन लाइट, जिसे कि हम माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप भी कहते हैं, वो ऑन हो जाती है। दूसरे नंबर पे पुअर फ्यूल इकोनॉमी। देखें जब IAT सेंसर ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी का जो ECU है उसे हवा का दर्जा हरारत मालूम नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे पहले गाड़ी 20 किलोमीटर कर रही है, तो अब जब IAT सेंसर ख़राब हो जाएगा तो ये 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक भी आ सकती है। डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, हवा और पेट्रोल का अच्छा मिक्सचर तैयार ना होने की वजह से क्या होगा कि गाड़ी उस तरह रेस नहीं लेगी जिस तरह आम रूटीन में गाड़ी एक्सेलरेट होती है, रेस लेती है। इंजन हेजिटेशन, वही बात आ गई कि जब एयर फ्यूल रेशो का मिक्सचर अच्छा नहीं होगा तो इम्प्रॉपर कंबस्शन होगी, गाड़ी की एयर फ्यूल रेशो का मिक्सचर है वो अच्छा तैयार नहीं होगा, जिसकी वजह से कंबस्शन सही नहीं होगी और इंजन हेजिटेट करेगा, गंदी फंदी बुरी सी आवाज़ें निकालेगा। उसके बाद आ जाए मिसिंग पे, तो गाड़ी मिसिंग करेगी। रफ आइडल, गाड़ी जब एक जगह खड़ी होगी तो रफ आइडलिंग भी करेगी। अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं काजेज ऑफ बैड IAT सेंसर, यानी कि IAT सेंसर जब ख़राब होता है तो किन किन वजूहात की बिना पर ख़राब होता है। नीचे 7 लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। सबसे पहला होता है लूज कनेक्टर। तो इसमें कोई भी वजह हो सकती है लूज कनेक्टर होने की, कि पहले हमने कुछ सेंसर का कनेक्टर उतारा हो फिर बाद में लगाते वक्त हमसे सही ना लगा हो, या फिर गाड़ी किसी ऐसे एरिया में गई हो जहाँ पे रोड अच्छे ना हो, तो खड्डों की वजह से या जंप्स की वजह से कनेक्टर लूज हो जाए। उसके बाद आता है रस्टी कनेक्टर, जंग लग सकती है कनेक्टर में किसी भी वजह से। गाड़ी के आप जब सर्विस कराते हैं तो कनेक्टर में पानी चला जाता है, कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ब्रोकन सेंसर। देखिए सेंसर टूट सकता है, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद डर्टी IAT सेंसर चौथे नंबर पे जो है। तो डर्टी क्या वजह है, जब गाड़ी बैक फायरिंग करती है तो उसके अलावा एयर फिल्टर अगर मिसाल के तौर पर ख़राब हो गया और उसे तब्दील नहीं किया तो उसकी वजह से भी IAT सेंसर पर कार्बन जमा हो सकता है, मट्टी जमा हो सकती है, बहुत सारा गंद इकट्ठा हो सकता है IAT सेंसर पर, जो इसे अच्छी तरह हवा का दर्जा हरारत मेजर करने नहीं देगा। उसके बाद ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इसके बारे में मैं अभी आगे चल के आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसके बाद आता है फॉल्टी ECU। ये सबसे आखिरी कंडीशन होती है कि एक ख़राब ECU भी हो सकता है। चलें तो अब चलते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ। देखिए डायग्नोसिस क्या होती है कि जब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, गाड़ी में कुछ सेंसर ख़राब हो जाए, तो उस मसले को किस तरह ढूंढना है, किस किस तरीके से ढूंढना है, तो वो ये 10-11 नीचे लिखे हुए हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी यहाँ पे कि मैं मुकम्मल अगर मिसाल के तौर पर IAT की डायग्नोसिस प्रैक्टिकली मुकम्मल वर्कशॉप में जाके करूँ। जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली वो मैंने, जैसे कि IAT सेंसर की लोकेशन है वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस भी इसी वीडियो में ऐड कर दूँ तो ये 25 से 30 मिनट की कम से कम वीडियो हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 25 से 30 मिनट की वीडियो देखेगा।
तो इसीलिए पहले हम टेम्परेचर सेंसर्स सारे कवर कर लेंगे, 4 से 5 जो हैं। तो उसके बाद एंड पे जाके तमाम टेम्परेचर सेंसर पे की डायग्नोसिस पे सिर्फ मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। एक तो वो छोटी वीडियो होगी और उसमें हम चीज़ें भी बड़ी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये 11 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है जब गाड़ी वर्कशॉप पे आती है, तो सबसे पहली चीज़ होती है विजुअल इंस्पेक्शन। आप ज़ाहिरी तौर पे चीज़ों का मुआयना करें। मिसाल के तौर पर अगर आई खराबी है, अगर गाड़ी मिसिंग कर रही है, कई और वजूहात हैं जिनकी वजह से मिसिंग कर सकते हैं गाड़ी। तो कस्टमर से थोड़ा बहुत आप उसके साथ डिस्कस करें कि पहले आपने गाड़ी का कोई काम करवाया है कि नहीं करवाया, या आखिरी बार गाड़ी का काम किस वक्त करवाया। उसके बाद इंजन में आए, आप विजुअल इंस्पेक्शन करें। मिसाल के तौर पे आईआईटी सेंसर की तार तो नहीं कहीं पे टूटी, नीचे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चेक फॉर डीटीसीज, तो स्कैनर लगा के आप कोड भी चेक कर लें कि किस चीज़ का कोड आ रहा है। तीसरे नंबर पे लूज कनेक्टर चेक करें आप। रस्टी कनेक्टर उतार के अच्छी तरह चेक करें कि इसके अंदर जंग तो नहीं लगा। फिर आप सेंसर को भी देख लें कि सेंसर तो नहीं कहीं पर टूटा हुआ। उसके बाद डर्टी सेंसर वही आ गया, उसकी कंडीशन भी चेक कर लें। अगर सेंसर पे मट्टी इकट्ठी हुई है ज़्यादातर और कार्बन लगी हुई है, तो आप इसे किसी अच्छे क्लीनर के साथ साफ करके वापस लगा सकते हैं। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आगे आ जाती हैं। चेक अवेलेबल वोल्टेज, आप एक डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करें कि 5 वोल्ट जो रेफरेंस वोल्टेज है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करें कि वो वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको अगर एक डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इंशाल्लाह शायद जब आप ये क्लास देख रहे हो तो डिजिटल मल्टीमीटर का कोर्स भी आ गया हो। नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, एक मुकम्मल डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल इंशाल्लाह इसी चैनल पे एलवाप पे आपको मिलेगा। सिर्फ गाड़ियों के रिलेटेड मल्टीमीटर के जितने भी सवाल आते हैं वो हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, अगर तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, तो उसमें अगर ओपन सर्किट हो तो उससे मुराद ये होगा कि कोई ना कोई इसमें तार टूट गई है, कनेक्टर उतर गया है, या फिर ईसीएम की तरफ से कोई ना कोई तार टूट गया है। शॉर्ट सर्किट, सर्किट में दो तारों का आपस में मिल जाना, या फिर किसी तार का किसी वजह से ऊपर से रगड़ खाकर गाड़ी के साथ, इंजन के बॉडी के साथ अर्थ हो जाना, या अपने साथ से गुजरने वाली दूसरी तारों के साथ इसका मिल जाना, ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। यहाँ पे फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको नहीं पता कि एक सर्किट क्या है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट का, शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो कोर्स आ चुका हो। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट कोर्स में हम मुकम्मल कवर करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल, ये सिर्फ गाड़ियों के मुतालिक ये चीज़ें होंगी। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, एक सर्किट के टाइप्स कितने हैं, चाहे वो सीरीज सर्किट है, चाहे वो पैरेलल सर्किट है। एक सर्किट में ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। इन पे एक मिसाल यहाँ पे एक सर्किट पे, ओपन सर्किट पे भी एक डिटेल वीडियो होगी जो कि 5 से 10 मिनट से कम मुश्तमिल होगी। इसी तरह शॉर्ट सर्किट में भी। तो सबसे एंड पे जो चीज़ आती है वो होती है फॉल्टी ईसीयू। अगर तो ऊपर वाली तमाम चीज़ें सही हैं, तो फिर आखिर पे हमारा जो शक आता है वो होता है फॉल्टी ईसीयू पे। फिर हम उस पे ईसीयू को टेस्ट करवाते हैं, जो कि ईसीयू रिपेयरिंग वाला बंदा जो होता है वो उसे खुद चेक करके फिर आपको वो बता देता है। इसी तरह अब अगर हम आ जाए टेस्टिंग पे, तो मैंने ये टेस्टिंग जो है ये आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय डिजिटल मल्टीमीटर अकॉर्डिंग टू द रिपेयर मैनुअल। अगर तो आपके पास उस मखसूस गाड़ी का रिपेयर मैनुअल है। रिपेयर मैनुअल क्या होता है कि गाड़ी के साथ एक किताब आती है, जो अगर गाड़ी के अंदर कोई भी मसला हो जाए तो उस किताब के ज़रिए से हम वो तमाम मसाइल बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने आईआईटी सेंसर को टेस्ट करना है, तो इस रिपेयर मैनुअल में प्रॉपर तरीके से बताया होगा कि अगर इतना, मिसाल के तौर पर 25 सेल्सियस हवा का दर्जा रहता है, तो इस पे फिर आईआईटी सेंसर का आउटपुट क्या होगा। इसी तरह बताया होगा उसमें प्रॉपर तरीके से किस दर्जा हरारत पे, कितने दर्जा हरारत पे इसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा। तो अगर तो आपके पास रिपेयर मैनुअल है तो आप आईआईटी सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तुक्का ही होता है कि आईआईटी सेंसर करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले ये जो हम जिस तमाम सेंसर्स कवर कर लें, तो मैं एक वीडियो सेंसर्स के जो टेम्परेचर सेंसर है उनको टेस्ट करने पे भी बना दूंगा, जिसमें हम आईआईटी सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और इन तमाम सेंसर को टेस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ आई, इस चैनल के मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है, या फिर क्लास के मुतालिक
आपके जहन में कोई सवाल है, उसके अलावा गाड़ियों के मुतालिक कोई भी सवाल हो सकता है आपके जहन में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। एलवा आपको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। चलो